करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। आपका नाम? फर्स्ट आपका नाम मैडम? अंकिता, मालूम है मैंने कल नाम नहीं पूछा। आप कौन से स्कूल से हो? धामबे। आप भी धामबे से? आप कोमल विश्वकर्मा, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम। आप कौन से? रेणु ना? कौन से? स्वामी विवेकानंद। आप भी स्वामी विवेकानंद? आप भी स्वामी विवेकानंद? कल पूछा करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को थोड़ा ब्रीफ नॉलेज दिया था। जो कल के लेक्चर अटेंड किए थे उन लोगों को पता होगा कि पहले मैंने स्कूल के सेक्शंस के बारे में बात किया, उसके बाद थोड़ा करियर के ऊपर बात किया कॉमर्स सेक्शंस में, और एंड में सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में। यस, अच्छा आपके कॉमर्स में जितने भी सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, तो सब्जेक्ट्स के नाम आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो पहला जो मेन और कोर सब्जेक्ट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसको हम लोग अकाउंट बोलते हैं। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप बोल सकते हो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तीसरा जो सब्जेक्ट है जिसका नाम शॉर्ट में ओसी बोलते हैं बट फुल फॉर्म उसका है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, राइट। फोर्थ आपका सब्जेक्ट है जो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्स, मैथमेटिक्स यू कैन से। मैथमेटिक्स अगर किसी को नहीं लेना है कि अगर इफ इट इज जैसे कि 10th में काफी स्टूडेंट्स को मैथ्स पसंद होता है बट कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनको मैथ्स पसंद नहीं होता। सो हाउ मेनी पीपल आर हियर जिनको मैथ्स पसंद नहीं है? सबको मैथ्स पसंद है? कोमल आपको मैथ्स नहीं अच्छा लगता? मेरे को भी नहीं अच्छा लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगता। सो होते किसी किसी को सच्ची में अच्छा लगता है मैथ, बट किसी किसी को नहीं समझ में आता, वो कैलकुलेशन दिमाग में नहीं बैठता, जैसे मुझे नहीं समझ में आता था। सो क्यों मैं ये सब बात कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मुझे मैथ्स पसंद नहीं है तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं मैथ्स को ड्रॉप करके उसके जगह पे एसपी सब्जेक्ट ले सकता हूँ, ठीक है। सो अगर मुझे लगता है कि मैं मैथ्स में ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ तो एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा। एक हम लोग अच्छा डिसीजन लेंगे, मैथ्स को ड्रॉप करके एसपी सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे। इसका एक फायदा मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ, क्योंकि मैथ्स अगर मैं लेता हूँ तो मैथ्स पार्ट 1 पार्ट 2 टोटल मिला के 18 से 20 चैप्टर्स आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, सारे कैलकुलेशन वाले। बट एसपी व्हेन यू सी देयर आर ओनली 8 to 9 चैप्टर्स आर देयर। पॉइंट नंबर 1, मतलब स्टडी आधा हो गया, 50% कम हो गया ना। मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ईच एंड एवरी लेक्चर आपको अटेंड करना पड़ेगा, बराबर, कॉलेज में होने दो या क्लासेस में होने दो, और घर पे जाके उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। बट अगेन इट्स रिवर्स सिचुएशन, एसपी इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एंड वेरी इजी आल्सो, क्योंकि जो पेपर बनता है आपका 80 मार्क्स का बोर्ड में, उसमें तो 20 मार्क्स तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मिल जाते हैं। और 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव मतलब बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स, ये सब चीज में 20 मार्क्स आपने कमाए, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। 20 मार्क्स स्कूल से मिलते हैं, कॉलेज से मिलेगा ना आपको, और 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, तो 40 तो इधर ही हो जाता है। तो दैट्स व्हाई, और 20 मार्क्स के लेटर आ जाते हैं। लेटर लिखना तो अपने को आता ही है, तो 60 मार्क्स का यही रहता है बेटा, बचा 40 मार्क्स के लिए हम लोग को पूरा थ्रू आउट द ईयर स्टडी करना है। सो दैट्स व्हाई एसपी इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। चॉइस इज योर्स। मुझे अगर मैथ्स पसंद है तो मैं मैथ्स लूंगा, बट अगर थोड़ा भी मेरे दिमाग में डाउट है मैथ्स और एसपी कौन सा लूं, तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर जो कंफ्यूज है या डाउटफुल बच्चे हैं वो ऑप्ट करे एसपी, क्योंकि एसपी स्कोरिंग सब्जेक्ट, कम पढ़ना पड़ता है, नंबर ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। वेरी गुड, ये आपके 4 कोर सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद आपके पास एक इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा, और लास्ट में आपके पास लैंग्वेज या फिर आईटी ले सकते हो। लैंग्वेज में आप हिंदी ऑप्ट कर सकते हो, लैंग्वेज में आप मराठी ऑप्ट कर सकते हो। लैंग्वेज में अगर आप मेरे को हिंदी और मराठी या गुजराती तीनों में से कोई भी लैंग्वेज मुझे नहीं लेना है तो बेटा मैं सजेस्ट करूंगा गो फॉर आईटी। व्हाई आईटी? रीजन, बिकॉज अगर मैं हिंदी मीडियम से हूं तो बेटा 10 साल तो मैंने हिंदी पढ़ लिया ना, यस और नो। अगर मैं मराठी मीडियम से हूं तो 10 इयर्स मैंने मराठी पढ़ लिया, गुजराती मीडियम से 10 इयर्स गुजराती पढ़ा। अब थोड़ा इनोवेटिव पढ़ेंगे। आईटी क्यों? बिकॉज आईटी इज अ कंप्यूटर सब्जेक्ट। आज ना कल तो मुझे कंप्यूटर कोर्सेज करना ही है, कंप्यूटर क्लासेस जाना ही है, तो उससे अच्छा मैं 11th 12th में आईटी सब्जेक्ट लेके मैं कंप्यूटर में ही अपना थोड़ा ध्यान लगा दूं।
यस और नो? बेसिक आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपको कंप्यूटर का बेसिक आएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो सिखाया जाएगा, तो अच्छा है ना। और दूसरी चीज, आईटी अगर आपको लगता रहेगा कि कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेट मी क्लियर विद यू गाइस, हिंदी और मराठी और गुजराती में, लैंग्वेज में जितने नंबर्स नहीं मिलते उतने ज्यादा नंबर्स आपको आईटी में मिलेंगे, बिकॉज आईटी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। मैं आपको एक प्रूफ करके बताता हूँ। आपने 9th तक एग्जाम दिया, 10th का एग्जाम नहीं हुआ, 9th तक तो हुआ है ना एग्जाम। आप यहाँ पे हाउ मेनी पीपल फ्रॉम हिंदी मीडियम नाउ? मेजोरिटी फ्रॉम हिंदी मीडियम ही है, राइट? एक क्वेश्चन तुम लोगों को पूछता हूँ, 9th में आपको हिंदी सब्जेक्ट में 70+ किसको मिला था? मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे को 10th में 64 या 63 मिला था लैंग्वेज में। क्यों? बिकॉज लैंग्वेज में मार्क्स नहीं मिलते। आपके सामने प्रूफ करके दिया मैंने प्रूफ अभी किया ना। जबकि हमारा 10 साल से हम लोग वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिर भी हम लोग को उसमें स्कोर नहीं कर पा रहे। तो मैं सजेशन क्या दिया, हिंदी की जगह पे क्या लो, आईटी में कम पढ़ाई करके 90+ लेके आते। समझ में आया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट इनटू द 11th स्टैंडर्ड, वी शुड नो दैट कि व्हाट आर द माय सब्जेक्ट, क्योंकि ये बेस है। पढ़ाई तो बाद में चालू होगा, पहले तो मुझे डिसाइड करना होगा कि मैं कौन से सब्जेक्ट लूं, यस और नो? तो मेरे सब्जेक्ट मुझे पहले क्लियर होंगे, तभी तो मैं बुक खोल के पढ़ूंगा ना। मैं अगर क्लैरिटी मेरे सब्जेक्ट में ही नहीं है, मैं बुक खोल के क्या पढ़ूं? सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स में, आपको ये चॉइसेस करना है कि मेरे सब्जेक्ट्स कौन से होंगे। कॉलेज उस हिसाब से अकॉर्डिंगली मिल जाता है। सर अगर मैंने डिसाइड ही किया है कि भाई मुझे आईटी चाहिए, तो मुझे आईटी मिलेगा। एसवीपी है, मातृछाया है, शैलेंद्र है, अपने दहसर के कॉलेजेस, विद्याभूषण है, यहाँ पर सारे कॉलेजेस में आपको आईटी सब्जेक्ट अवेलेबल है। मुझे एसपी नहीं चाहिए, मैथ्स चाहिए, मैथ्स नहीं चाहिए, एसपी, ये सब कॉलेज में ये ऑप्शंस अवेलेबल है। बट वी हैव टू फाइनलाइज फर्स्ट। मुझे प्रिपेयर करना है मेंटली कि मेरे सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए। आगे सर एक क्वेश्चन दिमाग में डेफिनेटली आना चाहिए, जो मैंने अभी अभी आपको बताया उससे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या सर मैं एसपी, मैथ्स, आईटी, लैंग्वेज, ये सब्जेक्ट अगर मैं ऑप्शंस जैसे मन के हिसाब से लूं तो करियर में कुछ प्रॉब्लम होगा? जैसे मैंने बहुत सुना है सर कि अगर मैंने मैथ्स ड्रॉप करके एसपी लिया तो क्या मैं सीए कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। तो लेट मी क्लियर विद यू गाइस, एसपी, मैथ्स, इससे अपना करियर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो आपके 11 12 के सब्जेक्ट है वो आपके करियर में सीए, सीएस और एमबीए करने के लिए कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। 12th खत्म, रात खत्म, जैसे बात खत्म होता है वैसे 12th खत्म, किस्सा खत्म, नई शुरुआत। सीए, सीएस, एमबीए करना है वो आपकी बात, चॉइसेस। उसके लिए सब्जेक्ट 12th के कोई कनेक्शन नहीं, कोई मैटर नहीं करता। तो क्योंकि मैंने आंसर क्यों दिया, जब अभी 11th में आप एंटर करोगे, जब काफी स्टूडेंट से, काफी प्रोफेसर से मिलोगे, वो आपको ये कहेंगे बेटा तुझे सीए करना है तो बेटा तू मैथ्स ले ले। इसलिए मैं आंसर इसलिए दिया क्योंकि अभी आप, जैसे कि मैं एमबीए, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, काफी मेरा नाम सुना है कि नहीं पता नहीं। आई एम आरके सर फ्रॉम स्मार्ट पॉइंट एंड फ्यूजन साइंस क्लासेस, प्रोप्राइटर ऑफ दिस कोचिंग क्लासेस। तो मैं खुद एज अ प्रोफेशनली एमबीए हूँ, क्वालिफिकेशन मेरा। आपको जो प्रोफेसर अभी धीरे 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 आप देखोगे, क्योंकि 2-3 दिन आप मेरे को ही देखोगे, बाद में मैथ्स के लिए राम सर को देखोगे, उसके बाद अकाउंट्स के लिए अपने पास 2 प्रोफेसर है और दोनों भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एक का नाम है संदीप बेगड़ा सर, ही इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरे नवीन सर है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन ये बात क्लियर कर देता हूं, उन्होंने भी, दोनों ने 11वीं 12वीं एसपी लिया था, फिर भी वो सीए बन गए। सो सीए बनने के लिए मैथ्स इज नॉट कंपलसरी, ये मेरा आंसर था आप लोगों के लिए। जो लोग सीए करना चाहते हैं, अकाउंट्स में करियर करना चाहते हैं, उनके लिए 11 12 में मैथ्स इज नॉट कंपलसरी। मैथ्स में सिर्फ तभी लूंगा जब मुझे इंटरेस्ट हो पढ़ने का। ठीक है, ओके। सो सब्जेक्ट शुड बी वेरी मच क्लियर। नाउ आई टॉप डिस्कस अबाउट द टॉपिक। नाउ व्हाट इज द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी? तो मैं थोड़ा राइटिंग में उसका मीनिंग लिखूंगा। अभी आई डोंट नो बट हाउ मेनी पीपल आर कैरिंग द नोटबुक, लेकिन कल से आप अपना एक नोटबुक और एक पेन जरूर लेके आए। ठीक है, आज अगर लाए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं लाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कल से डेफिनेटली लेके आए।
ये रहा आपका 5। मैं लिखने के लिए आपको समझ दूंगा 1-2 मिनट, पहले सुन लेते, समझ लेते, उसके बाद लिख लेते, ठीक है। सो फर्स्ट, व्हाट इज द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो मैं रिपीट करूंगा उस एग्जांपल के लिए, मैं वापस से रिपीट करूंगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं। दिस इज अ पर्सन, दिस इज, यू कैन से मी, आरके, ठीक है, ये मैं हूं। नाउ हु आई एम अ बिजनेस। मैं छोटा बिजनेसमैन, एकदम छोटा, ग्राउंड लेवल का। जैसे मैंने कल बोला था, कल मोबाइल शॉप, अब आज कुछ अलग ले ले भाई, मैं रोड पे बेच के अपना सामान बेचता हूँ, वेजिटेबल्स बेचता हूँ, फ्रूट्स बेचता हूँ, एकदम छोटा बिजनेस, मतलब बिजनेसमैन, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। मैं वेजिटेबल और फ्रूट्स बेचता हूँ, ये भी तो मेरा बिजनेस ही है ना। ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन मतलब हमेशा बड़ा ही हो, कोट बीट पहन के निकले, ऐसा वो ऐसा नहीं होता। ये भी तो बिजनेसमैन ही है ना, जो वेजिटेबल्स बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, ये भी तो बिजनेसमैन ही है ना। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। ये भाई कहीं ना कहीं तो सामान खरीदी करता होगा, वेजिटेबल, सवेरे अर्ली मॉर्निंग जाके सब्जी कहां से तो लाता रहेगा। जैसे मैं कहीं ना कहीं, जब आप लोग मेरे पास सब्जी लेने के लिए आते हो मार्केट में, तब उसके पहले मैंने कहीं से तो लाया रहेगा, ऑफ कोर्स। तो मैंने सब्जी वाशी मार्केट से सब्जी लेके आया होलसेल, और कस्टमर को मैं बेचता हूँ रिटेल। तो तुम लोग, यू आर माई कस्टमर, मैं वाशी से लेके आता हूँ और तुम लोग को बेचता हूँ। अब पॉइंट क्या था सर, ये बताने के पीछे लॉजिक क्या था बेटा? पॉइंट ये था, आपको यहाँ पे देखा रहेगा कि बिजनेस, वेदर इट इज अ बिग बिजनेस, वेदर इट इज अ स्मॉल बिजनेस, बड़ा होने दो या बिजनेस छोटा होने दो, हर एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बाइंग और सेलिंग होती है, उसको प्रॉपरली मेंटेन और रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। जैसे कि मेरा बिजनेस छोटा था, लेकिन मैंने कहीं से तो सामान लाया, कहां से लाया? वाशी से लाया। कितना लाया? रिकॉर्ड आएगा। इतना है, मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कोई मैनेजर नहीं है, मेरा अकाउंटेंट नहीं है, लेकिन मैं खुद अपने रिकॉर्ड मेरी डायरी में रिकॉर्ड करता हूं। देखो, जो बड़े बिजनेसमैन है वो लोग अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम जैसे लोगों को अपॉइंट करते, हम लोग बीकॉम करके बाद में अकाउंटेंट का जॉब करते, ये सर नो। जो छोटे बिजनेसमैन है वो अपना रिकॉर्ड, अपना अकाउंट खुद ही मेंटेन करते। जैसे मैं छोटा वेजिटेबल, मतलब मैं छोटा बिजनेसमैन हूँ, वेजिटेबल बेचता हूँ, फ्रूट्स बेचता हूँ, लेकिन मेरे खीसे में एक डायरी है, वो डायरी में मैं लिख के रखता हूँ, आज वाशी से मैंने 2000 रुपए का सामान लाया, यस और नो। थ्रू आउट द डे मैंने सामान बेचा, वेजिटेबल बेचा, फ्रूट्स बेचा, कितने में? यस और नो। इससे आपको क्या पता चल गया बोलो? मतलब मिस्टर आरके ने पूरे दिन में कितना कमाया? 1000 रुपया। कैसे पता चला? भाई जब मैंने रिकॉर्ड मेंटेन किया, शॉर्टकट में यही बात करूंगा, जब मैंने अपना बिजनेस का ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है खरीदना बेचना, राइट, मैंने अपने बिजनेस के जब सारे ट्रांजेक्शन प्रॉपरली मेंटेन किए, जब मैंने अपने बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन प्रॉपरली सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किए, तभी तो मैं एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द ईयर पता लगा पाऊंगा कि वेदर माय बिजनेस इनटू द प्रॉफिट और वेदर माय बिजनेस इनटू द लॉस। क्या मेरा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, क्या मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है? ये किससे पता चलेगा? रिकॉर्ड मेंटेनेंस से पता चलेगा। और सिस्टमेटिकली प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट इज ओनली कॉल्ड अ बुक कीपिंग एंड, जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले, अपने बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन, अपने बिजनेस के सारे रिकॉर्ड प्रॉपरली सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करके रखना, मेंटेन करके रखना, मतलब बुक कीपिंग है। टेक्स्ट बुक में मीनिंग दी है। नाउ लिसन टू हियर, बुक कीपिंग मींस रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। मैंने बताया बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या। पूरे दिन में मैंने 10 लोगों को सामान बेचा रहेगा, तो मैंने जैसे कि देखो 10 लोगों को होटल में, आप जब आप एक बात नोट कर लो, जब होटल में आप खाना, रेस्टोरेंट में पार्सल लेने के लिए जाते हो, एक चीज ध्यान से सुनना, तब पार्सल जब देते, मतलब हम लोग ऑर्डर देते, तो वो रिकॉर्ड करके रखता है, यस और नो। बिल रिकॉर्ड कर, कितना रुपया होगा? 150, तो 150 लिख के रखता है। इसका मतलब मेरे पूरे दिन में होटल में एक ही मैं नहीं जाने वाला ना, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जाएंगे, तो होटल वाले को तो मालूम होना चाहिए ना कि भाई उसका कितना का धंधा हुआ है। कैसे पता चलेगा? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मेंटेनेंस। तो सेम bookkeeping means recording of all the business transaction
इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमैटिकली वे। एक बुक ऑफ अकाउंट में हमारे बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, इसी का मतलब होता है बुक कीपिंग एंड। मीनिंग क्लियर हो गया? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी? सर बुक कीपिंग अकाउंटेंसी क्यों रिकॉर्ड करते हैं और उसके फायदे क्या है और अच्छे पॉइंट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है? बुक में है ये, टेंशन मत। पॉइंट नंबर 1 फीचर, पहला बेनिफिट, इट इज मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप देख सकते हो बोर्ड पे पॉइंट नंबर 1, टोटल कितने फीचर्स है? 5 फीचर्स है। पहला क्वेश्चन आपका अकाउंट का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया, तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी? पहला मीनिंग जो मैंने बोर्ड पे लिखा था। और क्वेश्चन है व्हाट इज द फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी? दैट क्वेश्चन नंबर 1, what is the meaning of bookkeeping and accountancy? Bookkeeping and accountancy means it is a recording of all the business transaction in the books of account in a systematically way. It is called a bookkeeping and accountancy. सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रॉपरली सिस्टमेटिकली बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना मतलब बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग। सो फीचर्स क्या है? पहला पॉइंट, इट इज सर बुककीपिंग मतलब क्या होता है? बुककीपिंग मतलब क्या होता है? मेथड है, तरीका है। सर ये तरीके से आप क्या करते हैं? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? वी आर रिकॉर्डिंग द डे टू डे ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। जैसे कि मैंने बोला होटल में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे मैं पार्सल लेने के लिए पाव भाजी लेने के लिए गया, पाव भाजी का 150 रुपया हो गया, वो रिकॉर्ड करके रखा। मेरे बाद मैडम भाई 120 रुपीज का कुछ दाल खिचड़ी लिया, दाल खिचड़ी लिया उसे रिकॉर्ड करके लिया। उसके बाद कोमल गई, पनीर का सब्जी लिया, 220 रुपीज रिकॉर्ड करके रखा। मतलब पूरे दिन में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन सारे ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड करके रख रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है? तो यही लिखा है ना, बुक कीपिंग मतलब क्या होता है? सर बुक कीपिंग एक मेथड है जिससे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? डे टू डे बिजनेस। सिंपल पॉइंट समझ में आया पहला? सर बुक कीपिंग एक मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं? सर जिससे हम लोग एक रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने होटल का नाम लिया, वैसे आप यू कैन टेक एनी एग्जांपल। आप दूध लाने के लिए दूध के डेयरी में भी जाते रहेंगे तो वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। जैसे कि मेरा महानंदा या अमूल दूध का मतलब शॉप है, तो मैंने 2 थैली दिया, रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि पूरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग मैंने कुछ तो स्टॉक लाया रहेगा ना, 500 थैली लाया रहेगा बेचने के लिए। अब 1 to 1 बेच रहा हूं तो दिन में मुझे पता चलेगा 500 थैली लाया था, 400 थैली बेचा। जब मैं रिकॉर्ड करके रखेगा तभी तो कैलकुलेशन मैच होगा ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बराबर? सो बुक कीपिंग एक मेथड है, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का मेथड। पॉइंट नंबर 2, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। ओके अच्छा, ये जो बुक कीपिंग है, जो मैंने बुक बनाया है, ये किसका है? बिजनेस का बुक है। अच्छा ये बुक्स ऑफ अकाउंट है ना बेटा, ये अपना बुक ऑफ अकाउंट। ये जो बुक मैंने बनाया है ये किसके लिए बनाया? सर ये आपने बुक इसलिए बनाया है कि डे टू डे सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के है ना। तो इसमें क्या रिकॉर्ड होगा? तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट नंबर 2 उन्होंने लिखा है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। सो ओनली फाइनेंशियल, अगर मैं कुछ खरीद रहा हूं और अगर बेच रहा हूं तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। सर आप लोग खरीदोगे और बेचोगे तो ही लिखोगे। तो जैसे कि एग्जांपल आप बिजनेस करते हो, गर्ल्स, मैंने एक लिपस्टिक परचेज किया, ये भी तो ट्रांजैक्शन है 50 रुपए में।
तो क्या इसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन थोड़ी है। अरे लिपस्टिक परचेस करे, पाउडर करे, लाली पाउडर परचेस करो, यहाँ पर कैसे आएगा वो? तो पॉइंट क्या था, कौन से ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आप अभी घर का सामान ले रहे हो, मैं बिजनेस कर रहा हूं ना बेटा, तो मैं बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस और बिजनेस से रिलेटेड इनकम रिकॉर्ड करेगा। अब लाली पाउडर थोड़ी रिकॉर्ड करेगा इसके अंदर, सीधी सी बात है ना, कॉमन सेंस है। इसलिए उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है ओनली, क्या बोला है? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्ड। बाकी तो आप खर्चे, बहुत गाड़ी में पेट्रोल डाला तो उधर डालो, पर्सनल एक्सपेंसेस है वो आपके। मैंने शर्ट लिया 200 रुपए का, सर इधर लिखो, वो तो पर्सनल एक्सपेंसेस है। आपने बिजनेस में क्या क्या खर्चा किया वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करो। ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 अंडरस्टूड। पॉइंट नंबर 3, all record are prepared for a specific period. चलो, ये पॉइंट क्या लिखा है पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। ऑल रिकॉर्ड आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, मतलब जितने भी रिकॉर्ड आप बना रहे हो ना बेटा, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होना चाहिए, पीरियड के लिए होना चाहिए। जैसे कि कल मैंने आप जो अटेंड नहीं किए उनको वापस रिवाइज कर देता हूँ। जब हम लोग अकाउंट पढ़ते हैं तो अकाउंट में हम लोग का साल, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से चालू होता है। वी डोंट कंसिडर द कैलेंडर ईयर। हम लोग हमारा जैसे कैलेंडर घर पे आता है कैलेंडर पे, उसमें 1 जनवरी से साल चालू होता है। लेकिन जब when you learn account in next 5 years, your financial year will be start from 1st April and ended with the 31st March. करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 1 अप्रैल 2021, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022, करंट ईयर फाइनेंशियल। तो अकाउंटेंट स्टूडेंट हो तो अकाउंटेंट स्टूडेंट्स को यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, साल चालू होता है 1 अप्रैल को, साल खत्म होता है 31 मार्च को। तो ये पॉइंट क्या लिखा था? 1 साल का हो गया ना, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम का हुआ। तो मैं भी अगर अपने बिजनेस के रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं तो बिजनेस के सारे रिकॉर्ड शुड बी प्रिपेयर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, और वो स्पेसिफिक पीरियड कितना है? 1 ईयर। कितना है? क्लियर हो गया? आगे क्या लिखा है? विच इज वेरी यूजफुल फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस। अच्छा, जो भी ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करता हूं वो फ्यूचर में मुझे काम आते हैं। कैसे सर? जैसे कि मैंने पूरे साल भर में, ये मैडम को मेरा बिजनेस है, आप मेरे पास जॉब करते हो बराबर, मैंने आपको हर महीने आपको सैलरी देता हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जब जब मैं इसको सैलरी देता हूं तब तब मैं रिकॉर्ड करके लिखूंगा। यस और नो? सेम एग्जांपल और एक, मैं जब जब लाइट बिल भरता हूँ बिजनेस का, शॉप का भी है ना, अभी क्लासेस एक वन टाइप ऑफ बिजनेस ही है, अब यहाँ पे स्टाफ जॉब करता है, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ, व्हेनेवर आई पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल इमीडिएटली आई विल रिकॉर्ड, बराबर। तो इनके एक साल क्या, एक अभी क्या हुआ मालूम है आपको? 2-3 महीने बाद मैडम वापस मेरे पास आई, रेनू सर आपने मुझे जनवरी का सैलरी नहीं दी। अभी महीना चल रहा है कौन सा? अभी कौन सा चल, जून, जनवरी का इतना याद नहीं रहता ना। जनवरी का सैलरी इसको कैसे नहीं मिला? सर आपने मुझे नवंबर का दिया, दिसंबर का दिया, फरवरी का दिया, मार्च का दिया, अप्रैल का दिया, मई का भी दिया, जनवरी का नहीं दिया। सो व्हाट आई विल डू नाउ इन दैट सिचुएशन में क्या करूंगा बोलो? मैं अपना रिकॉर्ड चेक, मैं अपना बड़ा हो रिकॉर्ड में मैंने चेक किया, इसको 12 फरवरी को मैंने सैलरी दिया, तो मेरे को काम आया ना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। मैंने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया था वो मुझे काम आया। मतलब जब जब हम लोग एक्सपेंस लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने पे किया, लेकिन अगले महीने बाय मिस्टेकली क्या हुआ,
कभी कभार ऐसा होता है बिल हम लोग पे करते घर का भी, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले क्या करते हैं, डबल बिल मार देते हैं। यस और नो? तो हम लोग क्या करें, भाई बिल भरा हुआ है, बराबर बिल भरा हुआ है, देखो पिछले महीने का बिल भरा, अपने काम आया, जो रिकॉर्ड में मेंटेन करके रख रहा हूं मेरे काम आ रहा है, किसके लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर में वो डेटा मेरे को काम आया, तो मेरे को इसमें एक्स्ट्रा सैलरी देना पड़ता है। देखो कितनी चालू है, एक्स्ट्रा सैलरी ले रही है मेरे से। सो पॉइंट अंडरस्टूड। बट हर एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, क्योंकि रिकॉर्ड काम आता है किसके लिए, फ्यूचर रेफरेंस। पॉइंट 3 अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, पॉइंट नंबर 4 लिखा है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन based on rules and regulations. ओके, क्या लिखा है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा, जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, वो क्या रूल्स है, हम लोग को अभी थोड़ा समय लगेगा पढ़ने के लिए, बिकॉज अकाउंट में तो जब अकाउंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ फैक्ट्री से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, वो अलग अकाउंट में मेंटेन करने होते हैं, ऑफिस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है वो अलग अकाउंट में मेंटेन करते हैं, मेरे पास बिजनेस में असेट्स कितनी है, कर्जा कितना है, वो अलग अकाउंट में मेंटेन करने पड़ते हैं। तो शॉर्टकट में क्या, whenever you are preparing record of all the business transaction, जब जब आप सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तब तब आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब रूल्स आएंगे क्योंकि आगे आप थोड़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में आएंगे तो अकाउंट्स के कुछ गोल्डन रूल्स आपको पता चलेंगे। और गोल्डन रूल्स कौन से है, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और एक तीसरा रियल अकाउंट। ये 3 रूल है, ये 3 रूल के हिसाब से अकाउंट हम लोग को पढ़ना है, तो वो पढ़ेंगे ना तीसरे चैप्टर में। लेकिन अभी के लिए इतना इनफ है कि जब भी आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तब आपको क्या फॉलो करना है, रूल्स। रूल्स हम लोग पढ़ेंगे आगे। पॉइंट नंबर 5, मेंटेनिंग रिकॉर्ड इट्स वन काइंड ऑफ आर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली। मतलब क्या बोल रहे हैं मालूम है क्या, इट इज एन आर्ट of recording business transaction साइंटिफिकली। अच्छा, ये जो हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, देखो यहाँ पर ये आप थोड़ा सा मैं आपको ना थोड़ा फ्यूचर में लेके जाता हूँ, क्योंकि जब तक नहीं लेके जाऊंगा तब तक क्लियर नहीं होगा। तो क्या होता है, जब आप लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जब हम लोग बनाएंगे ना, तो अकाउंट कैसे मेंटेन करते सीखोगे, ये अपने को बनाना पड़ेगा फ्यूचर में। तो ये 2 भाग होगा, बुक्स के अंदर एक पेज होगा, एक पेज में हम लोग ऐसा डायग्राम बनाएंगे, एक इधर का कॉलम, एक इधर का कॉलम। इधर हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर, इधर लिखेंगे अमाउंट, इधर लिखेंगे पर्टिकुलर, इधर लिखेंगे अमाउंट। यहाँ तो जिसका भी अकाउंट बनाया, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, उसका नाम, ये इधर इसका कॉलम लिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट। मतलब देखो ये इस तरह से अकाउंट इस साइड। सर ये पहले तो मैंने क्या किया, एक पेज लिया, पहले मैंने क्या किया, अपना बुक का पेज लिया, इस पेज को मैंने डिवाइड किया 2 पार्ट में। एक यहाँ पे डिवाइड करने के बाद एक को नाम दिया डेबिट साइड, एक को नाम दिया क्रेडिट साइड। अब इसके ऊपर बात करें, तो ये डेबिट और क्रेडिट क्यों लिखा, तो डेबिट का मतलब होता है, रूल आएगा ना, अभी मैंने बोला नॉमिनल अकाउंट के रूल के अंदर लिखा है, इंग्लिश में बोलूंगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसका मतलब क्या होता है सर, मैं वापस बताऊंगा, रिपीट करूंगा। ये जो रूल लिखा है ना, मैं वापस से बताऊं, पहले पेज लूंगा, पेज को 2 भाग में डिवाइड करूंगा, एक को नाम डेबिट दूंगा, एक को नाम क्रेडिट दूंगा। अब सर डेबिट में क्या लिखोगे, क्रेडिट में क्या लिखोगे, क्वेश्चन ये है ना आप लोगों का। तो डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है। तो डेबिट का अंदर क्या लिखना है, रूल के हिसाब से, बोला ना अकाउंट प्रिपेयर करना है बट ऑन द बेसिस ऑफ रूल। तो रूल ये कहता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। मतलब क्या लिखा है रूल,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड। सर इसका मतलब क्या होता है? अगर मेरे बिजनेस में मैं खर्चा कर रहा हूं, इफ आई स्पेंडिंग मनी, सर स्पेंडिंग मनी ऑन व्हाट? सैलरी पे किया रेनू को, खर्चा किया, पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, मतलब जा रहा है, तो ये मेरा इनकम है या एक्सपेंसेस है? तो एक्सपेंसेस डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है? अब क्लियर हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, एक्सपेंस है या इनकम है? डेबिट में लिखना चाहिए क्रेडिट में? वेरी गुड। वर्कर्स को वेजेस पे किया, पैसा आ रहा है जा रहा है, तो डेबिट में लिखूंगा या क्रेडिट में? इसका मतलब खर्चा कर रहे हो तो डेबिट में, पैसा अगर आ रहा है तो इनकम। आपने मुझे फीस पे किया, मेरे लिए क्या है वो? पैसा आ रहा है मेरे पास या जा रहा है, तो मेरे लिए क्या हो गया वो? तो क्लियर लिखूंगा। समझ में आया? पॉइंट अंडरस्टूड ना? तो ये तो अकाउंट, ये क्या लिखा है? अकाउंट मेंटेन करना एक क्या है? आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की कला, कला ही है। जो अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर रहे हो, ये एक प्रकार क्या है? कला है, कला। वो सबको नहीं आती है, वो कॉमर्स वालों को आती है, बराबर है ना? करेक्ट है ना? क्योंकि साइंस वालों को तो ये कला नहीं आएगी, ये हम लोग को ही आएगी, बराबर ना? क्योंकि हम कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, वो चाहकर भी इसको समझ नहीं पाएंगे। 4 साल के बाद जब उनको डेबिट क्रेडिट पूछोगे तो उनको नहीं मालूम डेबिट क्रेडिट क्या होता है। यस और नो? बिकॉज ये अकाउंट मेंटेन करना आप लोगों को आएगा, ये अकाउंट प्रिपेयर करना आप लोगों को आएगा, कॉमर्स वालों को आएगा, उनको नहीं आएगा। दैट्स व्हाई इट इज एन आर्ट। प्रिपेयरिंग रिकॉर्ड, प्रिपेयरिंग अकाउंट, इट इज वन काइंड ऑफ आर्ट। क्यों आर्ट बोला गया समझ में आया? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इट इज एन आर्ट। व्हाई इट इज एन आर्ट? बिकॉज ये अकाउंट मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, डेबिट क्रेडिट मेंटेन करना, इनकम रिकॉर्ड करना, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना, सर ये एक प्रकार की कला है। अंडरस्टूड? सो आई थिंक, मुझे लगता है जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे था, और बुक के अंदर देखो आप देख सकते हो, मैंने आपको बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का मीनिंग पढ़ाया और उसके बाद मैंने आपको उसके फीचर्स पढ़ाए। तो अगर थोड़ा समय होगा तो 5 मिनट इसको देख लो, और अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे पूछ सकते हैं। Even online students also, if you have any doubt in about 5 points, so kindly please ask me immediately. I will rectify your doubts. 2-3 मिनट देख लो और डाउट्स पूछ लो। So our next question start. Understood? Any doubt? Online students, anyone has any doubt?
सबको समझ में आ रहा है ऑनलाइन में? Can you repeat third point? All record are prepared in a specific period. मैंने as I said that earlier क्लास लेक्चर में मैंने सिखाया था कि जो तुम लोग अकाउंट सीख रहे हो, तो अकाउंटेंट स्टूडेंट्स का साल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, राइट, और साल खत्म होता है 31 मार्च। मतलब जितने भी हम लोग रिकॉर्ड अकाउंट हम लोग बनाते, 5 साल 10 साल 15 साल नहीं बनाते बेटा। ये अकाउंट हम लोग जो रिकॉर्ड हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो कितने साल का होता है? 1 ईयर का। कितने साल होता है? 1 ईयर का। वो कब चालू होता है और कब खत्म होता है? तो चालू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। दैट्स व्हाई इट इज मेंशन्ड हियर ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर। मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स आप बना रहे हो वो क्या होते हैं? फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। और वो स्पेसिफिक पीरियड कितना हो गया? 1 ईयर। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो अगर मुझे मेरे बिजनेस के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं तो मैं कितने साल का बनाऊंगा? 1 ईयर। That's why it has mentioned specific. Understood? Okay. चलो अब थोड़ा सा बैक चल के आप 2-3 नए पॉइंट्स पढ़ेंगे अकाउंट्स में कुछ। एक छोटा सा बात बोलूंगा आपको, क्योंकि आप लोग अभी 11th पढ़ना चालू करोगे तो फटाफट बुक भी परचेज मत करो आप लोग, मतलब रीजन आई टेल दैट those who are taking admission at here, so we are providing the textbook also of all subjects, so you don't have to buy the textbook from outside. तो आपके लिए वो कॉस्ट बेयर करने की जरूरत नहीं। मतलब समझ में आया ना आपको? एडमिशन के टाइम आपको हम लोग सारे नोट्स और सारे बुक्स हम लोग प्रोवाइड, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जो पढ़ रहे हो ना वो सारे बुक्स आपको यहाँ से ही मिलेंगे। तो डू नॉट बाय फ्रॉम आउटसाइड, परचेस मत करना ना। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। कुछ पूछना था? नहीं ना? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंट। सुना, क्वेश्चन क्या है, मैं तुम लोग को थोड़ा ये हाफ क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा, जैसे धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे ना वैसे आगे बढ़ूंगा मैं। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, थोड़ा ओरली बात करेंगे। अच्छा ये क्या लिखा है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये साल कौन सा चल रहा है? 2021, 2021? सर 2021 चल रहा है और मैं अभी 11th स्टैंडर्ड में जाने वाली हूँ और 2021 में हूँ और मैं अकाउंट सीखने वाली हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अकाउंट का जन्म कब हुआ? जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप 2021 में अकाउंट पढ़ रहे हो ना, बट अकाउंट का बर्थ डेट क्या था? कौन समझ में आया? अकाउंट कब जनरेट हुआ, क्रिएट हुआ, किसने अकाउंट लाया? अब तो क्या आपको लगता है कि आज जो कंप्यूटर बना तब से अकाउंटिंग आया रहेगा? अकाउंटिंग बहुत सालों से चल रहा है। कब से चल? जब से हमारे राजा महाराजा लोग थे ना, तब से अकाउंटेंट का काम चल रहा है। आज देखो एक बात बताओ, आप तो तुम लोग अभी इधर थोड़ा पढ़ के उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, उसके बाद जॉब करोगे, ऐसा हो ना? अकाउंटेंट का जॉब करोगे, क्लेरिकल वर्क का जॉब करोगे, रिकॉर्ड मेंटेनेंस का जॉब करोगे, कहीं क्लासेस में रिसेप्शन का जॉब करोगे, कहीं होटल में क्लियर का काम करोगे, बैंक में जॉब करोगे, ऐसा हो ना? ये सब कंपनी में आप काम करोगे। तो ये जो क्लेरिकल वर्क है ये आज से सिर्फ स्टार्ट हुआ नहीं, जो पुराने जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, वो जिससे सर हम लोग अभी जैसे कि जो बड़े इंसान होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना काम करने के लिए किसी सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं, राइट? इसको आज की डेट में हम लोग सीईओ बोलते हैं। तो ये जब आज है नहीं बेटा, ये लोग पहले भी अकाउंटेंट, आज नहीं पहले भी थे। ये सीए सेक्रेटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आज नहीं पहले भी थे। तो उधर सेक्रेटरी को क्या बोल रहे हैं? पुराने जमाने में आपको राजा महाराजों के चित्रगुप्त, चित्रगुप्त आपको मालूम है हमारा सब लिखा चुका कौन मेंटेन करता है? मूवी तो देखे हो ना, यमराज के साथ कौन बैठा रहता है? उसके बाद भी एक बुक होती है, एक मूवी मैंने देखा था, एक ओल्ड है तकदीर वाला करके, वो तकदीर वाला वो फ्यूचर बुक मिलता है उसको, मतलब भविष्य में क्या होने वाला है उस बुक में लिखा रहता है। और वो बुक कहाँ से आई रहती है? ऊपर। किसके पास होती है वो बुक? चित्रगुप्त के पास। और चित्रगुप्त उसके अंदर क्या है सबका
लिखा चोखा, मतलब सबका डेट कब होता है, सब मतलब कब कब उठाना है, वो बुक में अंदर होता है, यही होता है ना। तो वो उसका अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट है। चित्रगुप्त का वो बुक्स ऑफ अकाउंट। सो इट मींस दैट अकाउंट आज से नहीं है, अकाउंट बहुत सालों से चल रहा है, राजा महाराजा के टाइम से चल रहा है, एशियन टाइम से चल रहा है, राइट। सिर्फ उनके नाम, सिर्फ हम लोग जो अकाउंट्स बोलते हैं ना, सेक्रेटरी बोलते हैं, उस समय उनके नाम कुछ अलग अलग, राइट। तो पुराने जमाने में उसको सचिव करके बोला जाता था, चिटनीस करके बोला जाता था, मतलब राजा महाराजाओं के टाइम पे ना इनके नाम अलग थे, चिटनीस, सचिवाज, ये सब उनको बोला जाता, चित्रगुप्ता, ये सब बोला जाता था, राइट। सिर्फ नाम अलग है, काम तो वही है। राजा महाराजा का तो भी रिकॉर्ड होगा ना, वो भी तो लिख के रखता रहेगा ना, तो वो कौन मेंटेन करता था, चिटनीस, सचिव, ये रिकॉर्ड करता, राइट। सो पॉइंट इज दैट इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आया कहां से। तो पहला, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक चलता हूं, टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलते क्या लिखा है, इन द ईयर 1494, इसके बाद धीरे धीरे ऊपर भी जाएंगे। 19, नाम थोड़ा आपको अलग लगेगा, इसका नाम है भाई का लुका डी बार्गो पिसोली। लुका डी बार्गो पिसोली, ये एक इटालियन मर्चेंट था, बिजनेसमैन, मतलब मर्चेंट मतलब जो लेन देन करता है, मतलब नाव से इधर उधर जाता था, ट्रैवलिंग करता था। इसने अकाउंट के अंदर जो डबल एंट्री सिस्टम है, आपको आएगा अभी पढ़ने में, चैप्टर नंबर 4 है डबल एंट्री सिस्टम। तो शॉर्टकट में बोलूंगा, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। ये जो 1494 में लुकाटी बार्गो था, इसने अकाउंट्स का जो डबल एंट्री सिस्टम है, मतलब डुअल रिकॉर्ड मेंटेन करने का सिस्टम, मतलब डुअल रिकॉर्ड मतलब मैं बताता हूं, मैं बिजनेसमैन हूं आरके, मैंने सामान बेचा कोमल को, तो मैं रिकॉर्ड करेगा, मैं अपने अकाउंट में भी रिकॉर्ड करेगा सामान किसने बेचा, आरके ने, एक एंट्री हो गया। 5,000 का सामान किसने बेचा, आरके ने, आरके हैज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू कोमल, किसने बेचा, आरके ने बेचा, कितने का बेचा, 5,000 का बेचा। दूसरा एंट्री, किसको बेचा, कोमल को, तो डबल एंट्री, जिसने बेचा उसका नाम, जिसको बेचा उसका नाम, डबल एंट्री। हु हैज इंट्रोड्यूस्ड लुकाटी बार्गो इन द ईयर 1490। अब थोड़ा और आगे जाएंगे, उसके बाद टाइम ऑफ सिविलाइजेशन 12th सेंचुरी, ये 14th सेंचुरी में आ गया, अब 12th सेंचुरी में जाते हैं, पीछे धीरे धीरे पीछे चलते हैं। तो उस समय जो एजेंट हुआ करते थे, हु मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ वेल्दी पीपल, मतलब जो राजा महाराजा की, जो जैसे कि हम लोग आज, मुझे घर लेना है अभी 2021 में, मैं किसके पास जाऊंगा, मुझे घर लेना है, फ्लैट लेना है, दलाल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेट एजेंट, बराबर है ना। अगर मेरे पास 100 फ्लैट है, तो मेरे फ्लैट में एजेंट के हाथ में दे दूंगा, वो मैनेज करेगा मेरा। तो वैसे पुराने जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते 12th सेंचुरी में, उनकी प्रॉपर्टी मैनेज करने वाले कौन थे, एजेंट, और वो एजेंट रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। कौन से सिचुएशन में, कौन से सेंचुरी में, लिखा हुआ है क्लियरली टेक्स्ट बुक में, इन द 12th सेंचुरी, मतलब एजेंट्स आर मैनेजिंग द प्रॉपर्टीज, राइट, 12th सेंचुरी। उससे भी थोड़ा, अभी इंडिया का बात करें, इन इंडिया देखो पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य, नाम तो सुना ही रहेगा आपकी, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इस समय में उनके नाम कुछ अलग थे, मिनिस्टर कौटिल्य रोट अ बुक नेम्ड अर्थशास्त्र। उधर उस समय में एक पंडित हुआ करते थे, मतलब उनका नाम दिया हो गया उन्होंने कौटिल्य करके, राइट। उन्होंने बुक लिखा था, उस बुक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र, राइट, where some references can trace regarding the maintaining the accounts of records, जिसे हम लोग देसी नामा बोलते हैं, देसी नामा मतलब भारत का अगर आप पूर्वज देखना चाहते तो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग आया कहां से, तो भारत में फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग कौन से समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, राजा था, किंग था, लॉर्ड चंद्रगुप्त मौर्य। उस जमाने में
उनके जो दरबार के पंडित थे उनका नाम था कौटिल्य। उन्होंने अपना एक बुक लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। वो बुक में पहली बार जिक्र हुआ था मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटेंसी। तो भारत में इधर से आया, मौर्य समाज से आया इधर। ये था हमारा अकाउंट्स का इवोल्यूशन, कहां से बॉर्न हुआ, अकाउंटिंग आया कहां से। तो अकाउंट्स कोई 2020 या 2021 से नहीं आया, ये 21 सेंचुरी चल रहा है। अकाउंट 10 सेंचुरी से पहले 10,000 डिकेड से आया, 10 डिकेड से आया। अंडरस्टूड? ओके। सो आपको अब 2 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, एक फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया और एक इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। अंडरस्टूड? ओके। सो कल शायद मैथ्स का लेक्चर होगा, तो लेकिन जो एसपी वाले हैं सर मैथ्स के लिए आ जाओ फिर भी, ठीक है? मैथ्स पढ़ना ही है, मतलब क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना? सो यू कैन मेक योर ओन डिसीजन। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल का लेक्चर मिस मत करो, ताकि दोस्त हु लाइक टू टेक द मैथ्स और एसपी दे कैन डिसाइड कि व्हाट शुड आई डू नाउ, राइट? तो कल मिलेंगे, राइट? और दूसरा क्लास क्वेश्चन है, दोस्त हु लाइक टू बाय द मतलब एडमिशन अगर लेना चाहते हो, अगर बुक्स चाहिए तो आप ले सकते हो। वी आर गिविंग अभी ये मंथ में जो एडमिशन लेंगे उनको हम लोग फ्लैट 50% फीस रखते हैं, बट नॉर्मली मेरा फीस 11th स्टैंडर्ड का ऑल सब्जेक्ट्स का 10,000 होता है। बट ये महीने में जो एडमिशन लेंगे उनका टोटल हम लोग बुक्स के साथ 6,000 दे रहे हैं, तो यू विल गेट 50% और वो 6,000 में जो 1,000 रहेगा वो आपका 12th का रहेगा, मतलब 5,000 ही आपका 11th का है। अंडरस्टूड? अगले महीने में भी डिस्काउंट ऑफर रहेगा, बट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कम रहेगा। दो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो, बाय।